हेलो दोस्तों। आज हम आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 के बारे में बात करेंगे। तो इसको साधारण अपवाद बोला जाता है, तो इसको हम थोड़ा अपने तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन 76 देखते हैं और 76 के साथ 79 को देखते हैं। तो 76 जो है हमारा है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण कोई भी बात अपराध नहीं। विधि के द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण, मतलब एविडेंस में कोई अगर भूल हुई हो तो उसके कारण कोई भी बात अपराध नहीं, ये 76 कहता है। अब इसके साथ अगर हम 79 को जोड़ते हैं तो 79 को बोला जाता है जस्टिफाई बाई लॉ और 76 को बोला जाता है बाउंड बाई लॉ, मतलब लॉ से बंधे हुए। और 79 है जस्टिफाई बाई लॉ, मतलब ऐसा कार्य जो न्याय के अनुसरण में औचित्यपूर्ण है, जो न्याय के अनुसार अगर सही माना जाता है तो वो बात अपराध नहीं होती है। ये हमारा सेक्शन 79 कहता है। और 76 क्या है? बाउंड बाई लॉ, मतलब लॉ के द्वारा आबद्ध। इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। और 79 हमारा क्या है? जस्टिफाई बाई लॉ और 76 बाउंड बाई। फिर इसमें हम एक नए सेक्शन की बात करते हैं, आईपीसी का सेक्शन 77 और 77 के साथ 78। तो 77 क्या है? एक्ट ऑफ जज। एक्ट ऑफ जज का मतलब कि न्यायाधीश के द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग जो विधि के अनुसार दी गई है, मतलब लॉ के अनुसार न्याय अगर कोई ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसको भी अपराध नहीं माना जाए। अब 78 क्या है कि जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि जल्लाद न्यायाधीश के अनुसार, उनके कहने के अनुसार ही वो फांसी पे चढ़ाता है, तो उसको भी अपराध नहीं माना जाता। अब इसमें आता है अगला सेक्शन है सेक्शन 80, धारा 80 कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना अपराध नहीं माना जाता। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना अपराध नहीं माना जाता। कैसे? कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, ठीक है, और काम करते समय उसकी कुल्हाड़ी का आगे वाला हिस्सा जमीन पे जा गिरता है। लेकिन जमीन पर पहले कोई व्यक्ति जा रहा था या आ रहा था वहाँ से, और उसके सर पे लग जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है, तो इस बात को अपराध नहीं माना जाता। ठीक है ना, कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना अगर हो जाती है तो इस बात को अपराध नहीं माना जाता। इसका एग्जाम्पल को आप और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर काम कर रहा है, ठीक है, जब वो काम कर रहा था तो नीचे कोई नहीं था। अचानक क्या होता है कि सीढ़ी गिर जाती है और वह किसी वयस्क के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर गिर जाती है, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो उस मौत का जिम्मेदार उस व्यक्ति को नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने जानबूझ के ये काम नहीं किया, तो इस बात को अपराध नहीं माना जाता। अब इसी में आता है धारा 81। तो धारा 81 को हम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। धारा 81 को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बड़ी उपहानि को रोकने के लिए छोटी हानि करना, मतलब बड़े से एक्सीडेंट को बचाने के चक्कर में छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें आपको बहुत से केस मिलेंगे अगर आप बेयर एक्ट में या आईपीसी की बुक्स में देखेंगे। जैसे इसमें एक छोटा सा समझिए कि मान लीजिए कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नाव चलती है, ठीक है, मान लीजिए उस वाले दो नाव है, एक उधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब उस तरफ से जो नाव आ रही है मान लीजिए उसमें 100 बंदे बैठे हैं, और इधर जो आ रही है उसमें 2 बंदे या 3 बंदे बैठे हैं, और अगर ब्रेक फेल हो जाता है, ठीक है, बड़ी वाली बोट को ये पता है कि अगर हम इससे टकरा गए तो इसमें 100 लोग मर सकते हैं, मतलब दुर्घटना ज़्यादा बड़े स्तर पे हो सकती है। लेकिन छोटे वाले को अगर टक्कर मार दे तो हम बच सकते हैं।
तो वह बड़ी दुर्घटना को बचाने के चक्कर में जो छोटी दुर्घटना कर देता है, इस बात को भी अपराध नहीं माना जाता। जैसे इसमें केस था आर वर्सेस डेडली स्टीफन का। इसमें क्या हुआ था कि कुछ 3 या 4 युवक कहीं पर घूमने उमने जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर फंस जाते हैं और वहाँ पर उनको खाने का सामान नहीं मिलता। तो इस तरह करके 10-15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी क्या होता है कि धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगता है, ठीक है। तो बाकी भी भूखे रहते हैं और वो भी भूखा रहता है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी भूख को पूरा करने के लिए उस दुबले पतले आदमी को, जो मरने ही वाला होता है, उसको काट कर खा लेते हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं जो आप इसी में आप पढ़ सकते हैं। तो इसको सेक्शन 81, इसको आवश्यकता का सिद्धांत बोला जाता है। इसको आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 82 कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं माना जाता। अगर वो बच्चा 7 साल का है और उससे अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। ठीक। फिर आता है सेक्शन 83। 82 में क्या था, 7 साल से कम। 83 में है 7 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में शिशु के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, ये सेक्शन 83 है। अब बात करते हैं सेक्शन 84 की। तो सेक्शन 84 क्या कहता है, इसको मैकनाटम रूल कहा जाता है कि पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। अगर कोई पागल व्यक्ति है और अगर वो कोई अपराध कर देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता, लेकिन ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ये हमारा सेक्शन 84 कहता है। फिर आता है सेक्शन 85। सेक्शन 85 क्या है, अनैच्छिक मतता, कि अनैच्छिक मतता, नशा करने के बाद किया गया अपराध। ये सेक्शन 85 है, नशा करने के बाद किया गया अपराध। ठीक। फिर आता है सेक्शन 86, नशे में किया गया अपराध। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे में उसको मार देता है तो ये कहा जाता है कि यह अपराध नहीं माना जाता है, नशे में मारना, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिर आता है सेक्शन 87। 87 से आप सहमति याद रखिएगा कि सहमति से किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता। जैसे इसका एग्जाम्पल, अब सहमति से का मतलब ये नहीं कि दोनों लोग पिस्टल से खेल रहे थे और उसमें एक मर गया और एक जिंदा है तो वो अपराध माना जाएगा। सहमति से किया गया कार्य का मतलब हो गया कि मुक्केबाजी आपने देखी होगी, जैसे 2 लोग मुक्काबाजी करते हैं क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है, और उस मुक्केबाजी में किसी मुक्केबाज की जान चली जाती है तो इस बात को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो मुक्केबाजी होती है उस पर एक बॉन्ड पेपर साइन करा के, एक स्पोर्ट्स है जिस पर कुछ भी हो सकता है तो उसमें उनके साइन होते हैं, तो इसलिए ये अपराध नहीं माना जाता। अब इसमें आता है सेक्शन 88 कि डॉक्टर के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता। मान लीजिए डॉक्टर किसी का सर्जरी कर रहा है या किसी के ऑपरेशन कर रहा है, इसमें अगर उसकी किसी की जान चली जाती है तो उस बात को भी अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि ये सब चीज़ वो पहले से ही लिखवा लेते हैं कि ऑपरेशन करते समय इनकी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, जिस पर अभिभावक के दस्तखत होते हैं। ठीक है, तो ये भी सहमति से ही होता है। तो ये सेक्शन 88 कहता है। अब आता है सेक्शन 92, सहमति से ना होना, कि डॉक्टर के द्वारा किसी को चोट लग जाने पर डॉक्टर को ये लगे कि इसका रक्त बहा देने से जमा खून निकल जाएगा तो वह सहमति नहीं है। ठीक है, सेक्शन 92। अब इसी में आता है सेक्शन 89, बच्चे की सहमति से बिना किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। बच्चे की सहमति के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब बच्चा है, अब ये नहीं है कि उसकी सहमति से कोई कार्य कर दिया जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक। सेक्शन 90 क्या कहता है कि किसकी सहमति मानी जाएगी, बच्चे की, पागल की, भय के होदन डर के अधीन दी गई सम्मति। अब इसी में सेक्शन 93, हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कही गई बात से जिससे वो मर जाए वो अपराध नहीं होगा। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और डॉक्टर उसको कोई ऐसी बात कहता है जिससे उसकी मौत हो जाती है तो ये भी अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा। फिर आता है सेक्शन 94, धमकी के अधीन किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए पर्सन ने बी को धमकी दी कि
तुम अगर इसको नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और उसने धमकी का दिन में कोई अपराध कर दिया, तो उस अपराध का मेन दारोमदार किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर होगा, क्योंकि ए ने धमकी दी थी इसलिए बी ने किया। ठीक। सेक्शन 95 तुच्छ उपहानिकृत करने वाले कार्य अपराध नहीं माने जाते। अब तुच्छ उपहानि का मतलब क्या हुआ? जैसे पेंसिल चुराना, रबड़ चुराना, पेन चुराना, ये सब छोटे मोटे चोरी है, इसको अपराध नहीं माना जाता। अब आता है इसमें अगला सेक्शन, देखिए क्या है। फिर आता है सेक्शन 96, प्राइवेट प्रतीक्षा में की गई बात, वे बात जो प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। अब सेक्शन 96 से 106 तक ये प्राइवेट डिफेंस की बात आती है। किन किन सिचुएशन में आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी को मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसने अगर डंडे से मारा तो आप पिस्टल चला दो, उसने आपको धक्का दिया तो आप उसको तलवार से काट दो। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस लागू नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किस सिचुएशन में आपने अपने शरीर की रक्षा करी। जैसे धारा 97, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 97 क्या कहता है? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है धारा 97। अब धारा 97 के साथ धारा 99 को जोड़ना कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 99 क्या कहती है? ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का कोई अधिकार नहीं। धारा 98, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा जो पागल है। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा जो पागल है, ये धारा 98। धारा 99, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का कोई अधिकार नहीं है। जैसे मैंने बताया 97 कहता है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार, ये कहता है। लेकिन 99 कहता है ऐसा कार्य जिसको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी संपत्ति पर 2-4 लोग आ गए और आपने क्या किया, गन लेके गए और गन से आपने सबको मार दिया कि इसने मेरी संपत्ति पे कब्जा किया था। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए प्रोसेस है कि पहले थाने में जाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, ठीक है, उसके बाद में निर्णय क्या होगा, जब तक वो हाथ नहीं उठाते। अब धारा 99 के अंदर 3 बातें आती हैं। पहला क्या है कि लोक सेवक द्वारा कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत परीक्षा बचाव उपलब्ध नहीं होगा। अगर लोक सेवक मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्योंकि सरकारी सेवक है तो सरकार के नियमों के अनुसार ही वो काम करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर पुलिस वाला है, अगर वो किसी को गिरफ्तार करने आता है या आप भाग रहे थे तो आपके साथ बल का प्रयोग करता है और आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं इसको मार देता हूँ, तो वो प्राइवेट प्रतिष्ठा नहीं कहलाएगी क्योंकि वो आपको मार नहीं रहा था। ठीक है ना? वो सरकारी सेवक है, वो अपने अधिकारी के कहने पर आया आपको गिरफ्तार करना। 99 का 2 जिसमें सेकंड पार्ट है कि लोक सेवा के निर्देशानुसार किए गए कार्य। अगर सरकारी सेवकों के निर्देश के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें भी आप प्राइवेट डिफेंस मतलब प्राइवेट प्रतिष्ठा यूज नहीं कर सकते। फिर आता है 99 का 3, लोक प्राधिकारी की सहायता लेने के लिए पर्याप्त अवसर हो तो प्रतिष्ठा बल उपलब्ध होगा। अगर कोई सरकारी प्राधिकारी है, कोई ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो आपको मार रहा है, लेकिन अगर आपके पास इतना समय है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप थाने तक जा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट प्रतिष्ठा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपके बस के नहीं है, आपसे दूर है और आपके पास कोई चारा नहीं बचता, तब आप प्राइवेट प्रतिष्ठा का यूज कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का। ऐसे नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है किसी की मदद लेने के लिए। फिर धारा 100, शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार मृत्युकृत कब होता है? अब देखिएगा, धारा 100 देखिए क्या कहता है कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कब होता है, किन सिचुएशन में होता है। इन सिचुएशन को हमको समझना पड़ेगा। जो हमारा सेक्शन 100 है ये हमें समझना पड़ेगा कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कब हम प्राइवेट प्रतिष्ठा मतलब सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, जब व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसकी मृत्यु या गंभीर चोट आ सकती है।
जब व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसको गंभीर चोट या उसकी हत्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह हमलावर की मृत्यु करित कर सकता है। इसमें एक केस है अजीत सिंह बनाम पंजाब स्टेट। अब ऐसा कब होगा? जैसे मान लीजिए कि आप निहत्ते हैं, ठीक है, और सामने वाला इंसान तलवार, उसके पास तलवार है और वो तलवार आपको मारेगा, आपको पता है कि वो मार देगा, कुछ सेकंड का फासला रहेगा और मेरी मृत्यु हो सकती है। इस सिचुएशन में आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो बन पड़े वो आप कर सकते हैं, या उससे आपको गंभीर चोट लग सकती है, भले आप न मरें। तो इस सिचुएशन में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा देखिएगा, बलात्कार तथा बलात्कार तथा अप्राकृतिक अपराध करने की आशय से हमला करने के आशय से व्यक्ति के ऊपर करें तो उस धारा में धारा 100 के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। अब देखिए, जैसे इस सेक्शन को महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई छेड़खानी करता है या बलात्कार करने की कोशिश करता है या अप्राकृतिक अपराध करता है, तो इस सिचुएशन में वह हमलावर को जान से मार सकते हैं। इसमें उसको धारा 100 के अंतर्गत दोष मुक्त करार दिया जाएगा, इसमें उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा सेक्शन 100 का पार्ट 2 कहता है कि बलात्कार या अप्राकृतिक अपराध में किया गया हमला अपनी प्राइवेट प्रतिष्ठा को यूज़ कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, व्यपहरण और अपहरण, एबडक्शन, ठीक है, करने की आशय से किया गया हमला प्रतिरोध करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी बच्चे को अपहरण करके ले जा रहा है, बच्चे को या बालिग को बहला कर, मतलब जोर जबरदस्ती में, और उससे छुड़ाने के चक्कर में उस हमलावर की, उस अपराधी की अगर मृत्यु करित हो जाती है, तो सेक्शन 100 के अंतर्गत आपको दोष मुक्त करार दिया जाएगा, मतलब आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्योंकि आपने धारा 100 के सब सेक्शन में 3 के अंतर्गत इन सिचुएशन के तहत उसकी मृत्यु करित हुई, क्योंकि वो आपका अपहरण या अपहरण कर रहा था, आपको बचाने के चक्कर में उसकी मृत्यु होती है। फिर आता है अगला पॉइंट, सदोष परिरोध के लिए हमला। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि सदोष परिरोध के लिए उस पर हमला किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए उस पर हमला किया जा रहा है और उसको लोक प्राधिकारी की सहायता भी उपलब्ध नहीं, मतलब आसपास कोई लोग नहीं है, आसपास कोई थाना नहीं जिससे वो चिल्ला सके, आसपास कोई पुलिस नहीं है, तो इस सिचुएशन में वह उस व्यक्ति पर जो उस पर हमला कर रहा है उसकी मृत्यु करित कर सकता है, जिसे सेक्शन 100 के अंतर्गत उसको दोष मुक्त करार दिया जाएगा, उसको दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ये कृत्य किया। धारा 101, प्रतिरक्षा के रूप में मृत्यु से कम कोई भी हानि की जाना न्यायोचित मानी जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि धारा 101 देखिए क्या है कि प्रतिरक्षा के रूप में मृत्यु से कम कोई भी हानि न्यायोचित मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कोई मार रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको धक्का दे दिया, उसको चोट लग गई और आप वहाँ से भाग गए, तो इसमें भी आपको दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप उसकी मृत्यु ही करें, ये जरूरी नहीं कि आप उसकी मृत्यु ही करें, आप उसको मृत्यु से कम, मतलब कोई चोट पहुंचा के भी भाग सकते हैं, धक्का दे के भाग सकते हैं, ढकेल के भाग सकते हैं, मतलब उसको चोट लग जाए, लेकिन अगर मृत्यु से कम कोई उपहानि होती है तो ये न्यायोचित मानी जाएगी, मतलब मानी जाएगी। फिर धारा 102, प्रतिरक्षा के बचाव का प्रारंभ कब होगा और कब तक रहेगा, मतलब अपने शरीर की रक्षा का जो बचाव है वो कब रहेगा और कब तक रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आया, आपको उसने गन दिखाई, फिर आप अगले दिन गए उसको मारने, फिर आपने कहने लगा कि नहीं मैंने तो अपने शरीर की रक्षा की, ये नहीं माना जाएगा। इस सिचुएशन में कुछ सेकंड का ही फासला होता है, ये नहीं कि उसने आपको धक्का दिया फिर 10 मिनट बाद आप उठे फिर आप उसको मार रहे हैं, ये नहीं माना जाएगा। तभी मैंने कहा कि इसमें कुछ शर्तें हैं जिसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो धारा 102 हमारी यही कहती है कि प्रतिरक्षा के बचाव का प्रारंभ कब और कब तक बना रहेगा, ठीक। धारा 103,
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक होता है। कब कब होता है? अगर संपत्ति की रक्षा करते समय, अपने संपत्ति की रक्षा करते समय, प्रतिरक्षा करते समय मृत्यु करने अधिकार, मतलब जो उसका अधिकार है कि मृत्यु करने का कब तक रहता है, कि अपने संपत्ति की रक्षा करते हैं उसका मृत्यु कर सकता है। किस किस स्थिति में? लूट की सिचुएशन में, रात्रि गृह भेदन, जो रात में आपके घर में कोई घुसा है आप उसको मार सकते हैं। आग से उसकी संपत्ति जलाने की दशा में उसको मार सकते हैं। चोरी गृह अतिचार की सिचुएशन में आप उसको मार सकते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति को लूट से बचाने के लिए मृत्यु कर सकता है। रात्रि गृह भेदन, रात में गृह भेदन करने वाले अपराधी के घर वालों पर हमला करे तब प्रतिरक्षा के लिए मृत्यु कर सकता है। मतलब रात में आपके घर में कोई चोरी से घुसे और आपकी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है, तब भी आप उसको मार सकते हैं। फिर आता है धारा 106, संपत्ति की रक्षा करने के लिए मृत्यु से भिन्न उपाय करने का वक्त कब तक कब होता है। अब जैसे डिपेंड करता है कि आप रात में कोई आपके घर पे घुसा, ठीक है, और वो आपकी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको जान से ही मारिए। आप उसको धक्का दे दीजिए, वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए, उसको पकड़ लीजिए, उसको बांध दीजिए, ठीक है ना। तो ये 104 करता है। 105, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ और कब तक होना, मतलब संपत्ति की रक्षा करने के लिए आप अपने प्राइवेट डिफेंस कब से कब तक का यूज कर सकते हैं, ये सेक्शन 105 कहता है। फिर बताया सेक्शन 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को उपहानि होने का जोखिम, ये धारा 106 कहता है। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को उपहानि होने का जोखिम, मतलब अगर कोई किसी को मार रहा है उसको जान से मारेगा, कोई तीसरा आदमी आता है उसको मार देता है, जिससे उसको कम चोट लगती है और सामने वाला मर जाता है, तो इस सिचुएशन में भी आपको सेक्शन 106 के तहत प्राइवेट डिफेंस का दोष मुक्त किया जाएगा, दोष से दंड नहीं किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा।